हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वरुण है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग गवर्नर जनरल के पार्ट फर्स्ट एमसीक्यू को लेकर के आए हैं, जो कि मैंने इससे पहले ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे गवर्नर जनरल फर्स्ट एंड सेकेंड जो डिटेल गवर्नर जनरल का टॉपिक है उसको मैंने अपलोड कर रखा है। अतः आप सब इससे पहले उन गवर्नर जनरल के वीडियो को ठीक से देखें। उस दोनों वीडियो के देखने के बाद होप सो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे मिस हो पाएगा। इसलिए एक मेरी आग्रह है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस दोनों वीडियो को देखिए। फिर मैंने दो वीडियो ऑलरेडी, जो एक वीडियो अभी मैं अपलोड कर रहा हूं ये वीडियो, और इसके बाद एक पार्ट 2 भी एमसीक्यू का आएगा गवर्नर का। वो दो वीडियो में महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन को लिया गया है जो अधिकतम फ्रेश क्वेश्चन है, जो अभी के एग्जामिनेशन के पैटर्न के आधार पर ली गई है। ये मैंने आपके इन दो वीडियो में कवर किया है। मेरा जो ये क्लास है जीएस का, जो अभी हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का चल रहा है, जिसमें भी कंटिन्यू हिस्ट्री का मैं लेकर के आया हूं, ये बीपीएससी सिविल सर्विसेज, यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस, साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 के जितने भी एग्जाम है 1 to 5, 6 to 8, 9th, 10th, 11th, 12th, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बिहार दरोगा और यूपीएसआई के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो मैं इन सब एग्जामिनेशन को टारगेट करके ये वीडियो आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पर लेकर के आया हूं। चलिए, इस एमसीक्यू सीरीज जो गवर्नर जनरल एंड वायसराय का पहला सीरीज है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टेक्निकल है अधिकतम में, इसलिए क्वेश्चन के ऑप्शन को सही तरीके से पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। पहला है यहां पे क्वेश्चन के, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है का अर्थ है कि कौन सा ऐसा युग्म है जो यहां पे मैच नहीं करता है। पहला है लॉर्ड नॉर्थ द्वारा 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट आना, अर्थात आप कह सकते हैं कि लॉर्ड नॉर्थ के कार्यकाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब आपने आज तक कभी नॉर्थ का नाम सुना ही नहीं कि भाई लॉर्ड नॉर्थ कौन है। बेसिकली लॉर्ड नॉर्थ 1773 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे और इन्हीं के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, अर्थात ये पहला ऑप्शन इस क्या है, सही है। मतलब इसके अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि इसमें गलत ऑप्शन कह रहा है चुनने को। अगला, लॉर्ड कर्जन ने चित अस्थाई बंदोबस्त, अर्थात इसको आप कह सकते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त या इस्मतदारी भी कर सकते हैं, जागीरदारी भी कर सकते हैं। इस बंदोबस्त जो 1793 में 1793 में आया था, उस समय यहां का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड कर्नवालिस था। सॉरी, मैंने कर्जन बोल दिया, लॉर्ड कर्नवालिस था। अर्थात ये ऑप्शन भी सही है, अर्थात हमें गलत सर्च करना है तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, लॉर्ड बेंटिंग के कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। आप सबने पढ़ा है कि बेंटिंग को समाज सुधारक भी कहा जाता, और इनके कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, अर्थात ये भी ऑप्शन सही है और हमें सर्च करना है गलत, अर्थात ये नहीं होगा। लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्ति, नहीं, आपने पढ़ा है ना कि भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्ति जो है वो डलहौजी के द्वारा किया गया है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया नहीं गया है, अर्थात ये गलत है और हमें इसमें गलत ही सर्च करना था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, जिसके कार्यकाल में भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्ति किया नहीं गया था। यह कार्यवृत्ति बेसिकली डलहौजी के समय में किया गया था। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसमें, व्याख्या इसका कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। यह अधिनियम भारत में कंपनी के प्रशासन का ब्रिटिश संसदीय नियंत्रणों के प्रयासों की शुरुआत के लिए किया गया था। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। यह अंतिम बंगाल का गवर्नर और प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल भी था, जो कि ऑलरेडी मैंने आपके इस यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण के गवर्नर जनरल का फर्स्ट जो टॉपिक वीडियो है उसमें मैंने ये सारे के सारी चीजें बताया है। नेक्स्ट, 1790 में लॉर्ड कर्नवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की, जिसे 1793 में अस्थायी कर दिया गया और इसी को अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया, यह भी सही है। चौथा है कि 1854 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच आया था, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा
जाता है। भारतीय शिक्षा के सुधार का ये मुख्य एक कहा जा सकता है कि ये कार्य किया गया था 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने नगर नियोजन की कार्यों से मुक्ति कर दिया और आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया? अब यहां पे दो तीन चीजें हैं। पहला है कि किसके कार्यकाल में क्या किया गया? नगर नियोजन के कार्य को मुक्त कर दिया गया, फ्री कर दिया गया, और आवश्यकता पड़ने पर प्रशासनिक या प्रशासकीय आदेश जारी किया गया कि प्रशासक का वहां पे गठन किया या स्थापित किया जा सके। तो बेसिकली ये जो नगर नियोजन के कार्य को मुक्त करने का जो कार्य है, ये लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। क्योंकि कर्नवालिस जो है बहुत पहले थे, डलहौजी के कार्य में तो बस हड़प के काम किया गया था। हार्डिंग बेचारा कब आया? हार्डिंग आया तब जब इस पर बम फेंका गया, जो जिसको हम दिल्ली दरबार 1911 की बात करते हैं, उस समय था। तो बेसिकली ये जो कार्य है नगर नियोजन के लिए किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं कि गवर्नर जनरल वेलेजली ने 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया। इस विषय में कई कमेटियों का गठन किया गया तथा प्रशासकीय कार्य को और अधिक मजबूत और सही तरीके से संचालित किया जा सके। अगला है, भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, पीवाईक्यू में भी आया है। मेरा मुख्यतः डालने का यह उद्देश्य था कि यहां पर पूछ रहा है कि किसके कार्य में विकास हुआ। तो आप सबको पता है कि भारत में रेलवे का विकास करने का काम लॉर्ड डलहौजी का था, आप सबने पढ़ा है। लेकिन मैंने दो नाम और बताया था, एक राज्य रेल का गठन करना, एक जिनके कार्यकाल में सर्वाधिक रेलवे का विकास हुआ। तो आपने पढ़ा है कि मेयो के समय में राज्य रेल व्यवस्था लाई गई थी और कर्जन जो है उसके समय में सर्वाधिक रेलवे का विकास हुआ था। तो याद रखिएगा कि कर्जन के समय में सर्वाधिक रेलवे का विकास हुआ। मेयो के समय में क्या हुआ था? मेयो के समय में राज्य रेल परिषद की स्थापना किया गया था और रेलवे को स्थापित करने या रेलवे को प्रारंभ करने का काम किसके द्वारा किया गया था? रेलवे लाइन के प्रारंभ करने का काम बंबई से थाने तक लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में किया गया था। एक कंपनी आई थी ब्रिटिश पेनिसुएला, उस कंपनी का नाम क्या है? ब्रिटिश पेनिसुएला। और उसी ब्रिटिश पेनिसुएला कंपनी के द्वारा बॉम्बे से थाने तक की प्रथम रेल लाइन का कार्य किया गया था। अर्थात ब्रिटिश पेनिसुएला ने ही ये टेंडर लिया था कि हम बॉम्बे से थाने तक के रेलवे लाइन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है वो करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिक सेवा या सिविल सर्विसेज का जनक किसे माना जाता है? मैंने आपको इसका बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि नागरिक सेवा और सिविल सेवा का जनक बेसिकली कर्नवालिस को कहा गया, क्योंकि इसके द्वारा ही नागरिक सिविल सेवा जो है ना, प्रशासनिक सेवा, जो सिविल सेवा का एग्जाम आप लोग देते हैं, इसकी शुरुआत की गई थी। मतलब बड़े पदाधिकारी को नियुक्त करने का शुरुआत किया गया था कर्नवालिस के द्वारा, इसलिए कर्नवालिस को सिविल सर्विसेज का जनक भी भारत में कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन कर्नवालिस के द्वारा हुआ। एकदम सही बात है। कौन किया था? कर्नवालिस किया था। कर्नवालिस ने ही अपने कार्यकाल में पुलिस व्यवस्था को जमींदारों के हाथ से निकाल के अलग कर दिया और कहा कि प्रत्येक 32 किलोमीटर पर एक थाना स्थापित किया जाए, जो थाना अपने क्षेत्र में पूरे प्रशासनिक व्यवस्था अर्थात ये पुलिस व्यवस्था को संचालित करेगी। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थाना की व्यवस्था की गई? नहीं, थाना की व्यवस्था किसके समय में की गई? कर्नवालिस के समय में किया गया था। एक तो पुलिस व्यवस्था का सृजन किया गया, जमींदारों के हाथों से पुलिस निकाल कर अलग कर दिया गया। पहले जमींदारों के घर में पुलिस व्यवस्था होती थी, थाना वहीं होता था, अब वो थाना को अलग कर दिया गया और प्रत्येक 32 किलोमीटर पर थाना का स्थापना किया गया। इसीलिए आप देखिएगा पुराना जितना भी थाना है वो 32 किलोमीटर के लगभग दूरी पर स्थापित किया गया। अर्थात इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है कि भारत में दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया? देखिए यहां पर क्या हुआ है, इन्होंने अदालत को 2 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से भाग में बांट दिया है? तो ये बांट दिया है फौजदारी और दीवानी। मैंने आपको पढ़ाया था वीडियो, फर्स्ट जो वीडियो है जो आपके डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, आप वहां से वीडियो को फिर से देख सकते हैं। मैंने बताया था कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स आया तो उसने क्या किया, उसने दीवानी और फौजदारी अदालत को अलग अलग कर दिया। कहा कि भाई दीवानी में जो केस मुकदमा वैसा केस मुकदमा आएगा जो संपत्ति वगैरह संबंधित है, फौजदारी में वैसा मुकदमा आएगा जो बेसिकली जो फिजिकल हरासमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो यहां देखा
जाएगा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसका डिटेल देख लीजिए। दीवानी और फौजदारी कचहरी के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था वॉरेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ किया था। इसके बाद जब कर्नवालिस आता है तो इसको बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग कर देता है। कर्नवालिस से हर जिले में एक दीवानी अदालत कायम की, जिसका मुख्य जिला जज होता था, जो नागरिक सेवा का सदस्य होता था। इस तरह कर्नवालिस ने दीवानी जज और कलेक्टर के ओहदे का अलग अलग उपयोग किया था, और कलेक्टर का जो पावर था उसको बांट दिया था। इसलिए कर्नवालिस जो है ना, वो जो कर्नवालिस अपना जो नियम लाता है उसमें उसने शक्ति का विभाजन किया है, कलेक्टर के शक्ति का विभाजन कर दिया, क्योंकि पहले कलेक्टर के पास न्याय की व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था दोनों उसी के पास था, जो कि न्याय व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था अलग अलग होनी चाहिए, तभी जाकर के सही कार्य हो सकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम हाईकोर्ट की स्थापना किन 3 जगहों पर की गई थी, या किन जगहों पर की गई थी? तो सर्वप्रथम 3 हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। अर्थात इसका सही ऑप्शन जाएगा 1, 3, 4, 1, 3, 4। आपको बताना है कि किस अधिनियम के तहत और किस वायसराय के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में यह कार्य किया गया था। 2 चीज आप डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट में लिखेंगे कि किस वर्ष या वर्ष छोड़िए, किस गवर्नर जनरल और वायसराय के कार्यकाल में और किस अधिनियम के तहत किया गया था। अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि मैंने वीडियो में आपको बताया भी है। अधिनियम से क्वेश्चन सर्वाधिक चांस रहता है पूछे जाने का। तो 3 जगह पे हुआ था, कहां पे? कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। नेक्स्ट, भारत में अस्थायी स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के कार्यकाल में या किस वायसराय के काल में हुआ था? थोड़ा सा मिस्टेक था जिसका यहां पे सुधारा गया है। मैंने आपको बताया कि स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है पंचायती राज। पंचायती राज कहने का अर्थ है कि जहां पर जो निचले स्तर के जो भी प्रशासनिक हैं या निचले स्तर के जो आप कह सकते हैं कि कार्यपालिका के लोग हैं, उनके द्वारा यह कार्य किया जाता है। और बेसिकली जो स्थानीय स्वशासन या जिसको आप कह सकते हैं कि पंचायती राज के जो जनक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं लॉर्ड रिपन को, सॉरी लॉर्ड लिटन को। किनको माना जाता है? सॉरी, यहां पे थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन थोड़ा सा मुझे सुधारना पड़ेगा, A, B, C। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर क्या है ना, लीटन और रिपन 2 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन मिलेगा। कंफ्यूजन इस केस में कि बेसिकली ये जो लीटन है, ये लीटन का जो काल है, ये थोड़ा सा ये उटपटांग टाइप का है, ये थोड़ा उटपटांग है। रिपन उसके कार्य को आकर के सुधारता है, और रिपन के कार्यकाल में ही स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि बेसिकली रिपन के कार्यकाल में 1882 में क्या किया गया था? स्थानीय स्वशासन, जिसे हम पंचायती राज्य के नाम से वर्तमान में जानते हैं, इसका गठन किया गया था। इसीलिए रिपन का जो कार्यकाल है ना, उसको कहा जाता है कि भारत में स्वर्ग काल का उदय होता है, क्योंकि लिटन, जैसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आप पढ़ेंगे, लिटन लगाया था, रिपन हटाया था, तो रिपन थोड़ा सा सुधारवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से किस भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है? देखिए, यह बड़ा पुराना क्वेश्चन है। चार्ल्स मेटकॉफ को भारत के प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब यह क्वेश्चन है कि ऐसा किसने कहा? किसने कहा कि चार्ल्स मेटकॉफ जो है वो प्रेस का मुक्तिदाता था? बेसिकली मेटकॉफ के समय में प्रेस पर से बहुत सारी जो बंदिशें थी, बहुत सारे जो नियम कानून लगाए गए थे, बहुत सारा जो बाउंडेशन लगाया गया था, उसको कम किया गया। इसीलिए उस समय के जो शिक्षित वर्ग के लोग थे, एलाइट क्लास के लोग थे, उन्होंने मेटकॉफ को भारत के प्रेस का मुक्तिदाता कहा। किनके द्वारा कहा गया? तो जो एलाइट क्लास के लोग थे, जो शिक्षित वर्ग के लोग थे, उन्होंने चार्ल्स मेटकॉफ को कहा कि आप प्रेस के मुक्तिदाता हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। यहां पे 2 कथन है। पहला, लॉर्ड डलहौजी के वायसराय रहने के दौरान पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। अब सबसे पहला बात यहां पर एक चीज ध्यान रख लीजिए, डलहौजी वायसराय था ही नहीं। डलहौजी वायसराय था ही नहीं, कभी वायसराय बना ही नहीं। ठीक है, अर्थात ये ऐसे ही गलत हो गया। डलहौजी क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ठीक है। दूसरा कहता है कि रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग की नियुक्ति की गई और उस समय वायसराय वेवल थे। आप सबको पता है कि रेडक्लिफ जो आयोग आया, उसका मुख्य कार्य था भारत और पाकिस्तान के सीमा के विभाजन के लिए एक पूरा एक मैप तैयार करना।
और ये कहता है वेविल। वेविल उस समय था क्या? वेविल बहुत पहले थे। और ये जो बेसिकली कार्य हुआ है ये तो अंतिम समय में हुआ है, तो इस समय वेविल कभी संभव नहीं है, अर्थात ये ऑप्शन भी गलत है। अगर यहां पर वही भारत के गवर्नर जनरल होते तब इसे सही माना जाता। तो इसके सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ना तो एक ना ही दो। अब देखिए यहां पर बेसिकली रेडक्लिफ की अध्यक्षता में जो सीमा आयोग आया था उस समय माउंटबेटन योजना भी आई थी, माउंटबेटन प्लान भी आया था, जो बेसिकली भारत को आजादी देकर के भारत पाकिस्तान को बांटने के लिए लाया गया था। तो रेडक्लिफ की अध्यक्षता में जब सीमा आयोग का गठन हुआ उस समय कौन थे? माउंटबेटन थे। नेक्स्ट 11वां कहते हैं कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास के पीछे निहित कारकों के लिए इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हमको असत्य ढूंढना है। क्या ढूंढना है? तो आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास कि किसके कारण आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ, हमें वो ढूंढना है। हुआ वो ढूंढना नहीं है। पहला है ब्रिटिश उपनिवेशवादी शोषण के वास्तविक स्वरूप को समझना, जिसे दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त और डब्ल्यूसी वाचा के भारतीय निर्धनता से संबंधित लेखों में सिद्ध किया गया है। 100% ये किया गया है, जिसमें आप पढ़ेंगे ड्रेनिंग थ्योरी ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। उसी समय से आधुनिक राष्ट्रवाद का यहां पे जन्म हुआ, अर्थात ये सही कह रहा है और हमें यहां पे गलत ढूंढना है, अर्थात ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगला मैक्स मूलर, आरजी भंडारकर आदि द्वारा भारत के अतीत पुनः खोज की गई, जिसने आत्मविश्वास भरा और दास्ता के इतिहास के औपनिवेशिक दावे को असत्य ठहराया। 100% दास्ता का जो औपनिवेशिक जो एक प्रक्रिया था उसको असत्य कहा कि ये एकदम गलत है, जिसके बाद राष्ट्रवाद का धीरे धीरे उदय होना शुरू हो गया, अर्थात ये भी इसके लिए सही है और हमें गलत ढूंढना, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। राष्ट्रवाद में अगर कह दे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वो भी राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने का एक कारण था, 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ वो भी राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने का या राष्ट्रवाद के एक कारक के रूप में भी देखा जा सकता है। तो अगर ऑप्शन में वो सब भी हो तो वो भी इसके कारक होंगे, लेकिन हमें कौन सा कारक नहीं है वो सर्च करना है। तीसरा, मध्यम वर्गीय बुद्धिमत्ता का उभरा, जिसने विचार, ज्ञान और मूल्य के साझा आधार का निर्माण किया। 100% जो एलाइट क्लास के लोग थे, जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो उन लोगों ने धीरे धीरे इसको जानना समझना शुरू किया, क्योंकि हम लोग तो 1858 में महारानी को ही सब कुछ मान लिए थे, लेकिन जब इन लोगों की संगठन आई, कांग्रेस आया, बहुत सारे उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, एलाइट क्लास के लोगों ने, शिक्षित लोगों ने, तब वहां से राष्ट्रवाद का सही उभार दिखाई दिया, अर्थात ये भी राष्ट्रवाद को जन्म देता है। और हमें यह सर्च करना कि राष्ट्रवाद को जन्म कौन नहीं देता, तो ये ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन में आता है रीपन और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां। देखिए यहां पर ध्यान रखिए, कर्जन तक तो सही है कि कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास का कारक है, लेकिन रीपन नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है ना कि रीपन सुधारवादी कार्य किया था। वही अगर यहां पे लीटन होता तो यह भी क्या हो जाता, जो आधुनिक राष्ट्रवाद के जनक के कारक के रूप में वो हो जाता, लेकिन रीपन देकर के ये ऑप्शन गलत हो गया। यहां पर रीपन की जगह लीटन होता तब हम इसके कारक के रूप में इसे भी मानते, अर्थात ये जो चौथा ऑप्शन है ये असत्य है, क्योंकि रीपन के कारण आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ है, इसने तो बहुत सारी सुधारात्मक कार्य किए हैं। नेक्स्ट, अगला कर्णवाली संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। देखिए ध्यान रखिएगा, कर्णवाली संहिता क्या, संहिता मतलब होता है कानून। कर्णवाली से क्या किया, शक्ति का विभाजन किया। कहा नहीं, एक आदमी के हाथ में शक्ति रहेगा वो दुरुपयोग करेगा, वो चलाएगा अपना मनमौजी, वो चलाएगा अपना रंगबाजी, तो रंगबाजी को बंद करो, शक्ति का विभाजन कर दो। शक्ति का जैसे ही विभाजन करोगे खुद वो हो जाएगा बेचारा थोड़ा कमजोर, तो शक्ति के विभाजन के लिए जो संहिता लाई गई उसी को कर्णवाली संहिता कहते हैं, जो कर्णवालिस के कार्यकाल में लाया गया। चलिए इसका ऑप्शन देखिए। पहला, इसके तहत जिला के कलेक्टर को न्यायिक तथा फौजदारी शक्ति प्रदान की गई। नहीं, न्यायिक तथा फौजदारी शक्ति अलग बांट दिया गया। कहा भाई न्याय और फौज जिसके हाथ में होगा वो तो तानाशाह हो जाएगा, और तानाशाह होगा तो कभी वो प्रशासनिक व्यवस्था सही तरह चला नहीं सकता है। तो बेसिकली कर्णवाली संहिता में न्यायिक तथा फौजदारी शक्ति को अलग अलग बांट दिया गया ताकि वह भू राजस्व संबंधी विवादों का त्वरित निपटारा कर सके। नहीं, भू राजस्व के लिए तो कलेक्टर को रखा ही गया, लेकिन ये एक साथ दिया नहीं गया, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, इसमें कलेक्टर को अपने जिले में पड़ने वाली दुर्भिक्ष के दौरान त्वरित सहायता उपलब्ध कराने की शक्ति दी। नहीं, शक्ति नहीं दिया गया।
अगर वो शक्ति देता तो पुनः उपयोग करता। इसमें कलेक्टर को सिर्फ सीमित कर दिया कि आपका काम है सिर्फ राजस्व वसूलना, उसके अलावा और सब काम और लोग देखेंगे, अर्थात ये ऑप्शन भी गलत है। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। कर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधार को 1793 तक अंतिम रूप देकर उसे कर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें बहुत सारे वो कानून बनाए। यह सुधार शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित था। मैंने पहले बताया कि यह शक्ति के पृथकीकरण मतलब शक्ति को बांटने के आधार पर था। इसके द्वारा कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्ति को वापस ले ली गई और उसके पास केवल कर संबंधी शक्ति रखी गई, मतलब राजस्व वसूलने का शक्ति रखा गया। कर्नवालिस कोड का संबंध न्यायिक सुधार से है। इसका संबंध किसे है? न्यायिक सुधार से है। इसने कलेक्टर को दुर्भिक्षिक सहायता हेतु सक्षम नहीं बनाया। कहा कि आपका काम है सिर्फ पैसा वसूलना, अकाल पड़ेगा तो हम देखेंगे, आपका काम है सिर्फ राजस्व वसूल करके सरकार को देना, इसके अलावा आपका कोई दूसरा काम नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह, भारतीय दंड संहिता तथा फौजदारी विधि संहिता का निर्माण करना, पुलिस विभाग का गठन करना। कहता है ये उपयुक्त घटना किस वायसराय के कार्यकाल में या किस वायसराय के द्वारा किया गया था? तो आप सबने पढ़ा है कि कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही श्वेत विद्रोह हुआ था। उसी के समय में दंड संहिता फौजदारी को लाया गया था और पुलिस विभाग का गठन हुआ था। पुलिस विभाग का गठन हुआ था ताकि पुलिस की जो पूरी सिस्टम है उस सिस्टम को सही तरीके से संचालित कर सके। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं कि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल बेसिकली देखा जाए तो ये 56 से 62 रहा है। ये 1856 से 62 रहा है। देखिए इसका कारण यहां पे 58 इसलिए लिखा गया कि 58 में वायसराय बन गया था। 2 वर्ष तक ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, वायसराय बन गया था, तो इसलिए यहां पे कैनिंग का काल 58 से 62 लिखा गया और ये भारत का वायसराय रहा। इस दौरान इसने इस पीरियड में 1859 में श्वेत विद्रोह भी हुआ और 1859 में नील आंदोलन भी हुआ। इसके बाद आईपीसी और सीआरपीसी जो 2 एक्ट बनाई गई, इसके कार्यकाल में 1860 बनाया गया और 1861 में पुलिस विभाग का गठन किया गया ताकि पुलिस व्यवस्था को सही तरीके से संचालित किया जा सके। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की बात की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हार्डिंग के समय में ही यह अनाउंसमेंट हुआ था 1911 में तीसरी दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, 1877, 1903 और 1911 प्रथम, द्वितीय और तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था। उसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और साथ ही जो राजधानी थी उसे कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली लाने का निर्णय लिया गया था, जिस राजधानी को 1912 में स्थानांतरित किया गया। और उसी राजधानी स्थानांतरण के समय जब हार्डिंग दिल्ली के चांदनी चौक पर पहुंचा तो वहां पर उसके ऊपर बाल मुकुंद वगैरह के द्वारा बम फेंका गया, जिसे दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जानते हैं, जो कि मैंने वीडियो में जो ऑलरेडी इस टॉपिक का वीडियो उसमें मैंने बताया है, जो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि 1912 में दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, एकदम बन गई, ठीक है। 1911 में घोषणा हुआ, 12 में बन गई। 2 वास्तुकारों एडवर्ड लुटियस और हर्बर्ट बेकर को नई दिल्ली और यहां की इमारतों के डिजाइन करने के लिए बुलाया गया कि आप लोग आइए, लुटियस और हर्बर्ट, और आप यहां के डिजाइन कीजिए। जो आप देखते हैं ना वो राष्ट्रपति भवन वगैरह है, पार्लियामेंट वगैरह, उसका डिजाइन कीजिए। अर्थात ये दोनों का दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन एक लाइन देख लेते हैं कि नई दिल्ली का निर्माण रायसीना हिल पर 10 वर्ग किलोमीटर के शहर के रूप में किया गया था, जिसके वास्तुकार एडवर्ड लुटियर और हर्बर्ट थे, जिनके द्वारा यह पूरा का पूरा डिजाइन किया गया था। साथ ही साथ 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का उत्सव मनाने के लिए तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इसी आयोजन के उपलक्ष्य में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाई गई और इसी उपलक्ष्य में बंगाल विभाजन को रद्द करके बिहार, उड़ीसा और अभी के झारखंड क्षेत्र को अलग कर दिया गया और बंगाल को अलग क्षेत्र में बना दिया गया, जिसमें उस साइड से असम को भी अलग क्षेत्र बना दिया गया था। नेक्स्ट, कहता है कि भवानी मंदिर की रचना। देखिए भवानी मंदिर एक क्रांतिकारी संगठन था, बंगाल के क्षेत्र में चलता था। कहता है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो बेसिकली भवानी मंदिर की जो रचना है ये अरविंदो घोष के द्वारा किया गया था और भवानी मंदिर जो है ये एक प्रकार का क्या था? क्रांतिकारी संगठन था और ये एक गुमनाम पत्रिका के रूप में जाना भी जाता था, जिसे अरविंदो घोष द्वारा लिखा गया था। तो ये महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन जो गवर्नर जनरल तथा वायसराय के पार्ट फर्स्ट एमसीक्यू के थे। इसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे सेकेंड फिर से एमसीक्यू आएगा गवर्नर जनरल और वायसराय का, उसमें भी महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन होंगे।
तो पहले आप इस वीडियो को देखने से पूर्व आप एक बार ठीक से इसके टॉपिक के वीडियो को देख लीजिए, फिर किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो गवर्नर जनरल से संबंधित हो और वो आपसे सॉल्व ना हो। होप सो आपको ये पसंद आया होगा। तो मेरे इस चैनल द स्टडी बाय वरुण को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे पर डे इस यूट्यूब चैनल पे विभिन्न सब्जेक्टों का वीडियो अपलोड किया जाता है, जिसे देखना ना भूलें। थैंक यू।